बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पीएम मोदी का जलवा कायम है, फिर से बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। ट्रंप टॉप 10 से बाहर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और ऐसे में पीएम मोदी का जलवा लगातार कायम है। बड़ी जानकारी दे दें कि फिर से बने हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। और ऐसे में ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वैश्विक स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। अमेरिकी डेटा के मुताबिक ताजा सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं, जो कि उन्हें दुनिया के शीर्ष नेताओं में पहले स्थान पर बनाए रखती है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 2 से 8 मार्च के बीच किए गए सर्वे में पीएम मोदी अपने वैश्विक क्षमताओं से काफी आगे नजर आए हैं और ये रैंकिंग लगातार तीसरी बार सत्ता में रहने के बावजूद उनकी लोकप्रियता और मजबूती के नेतृत्व को दर्शाती है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सूची के टॉप 10 में जगह नहीं बना सके हैं और उन्हें केवल 29% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं और ऐसे में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली भी मौके पर हैं और ऐसे में तीसरे और चौथे स्थान पर चेक गणराज्य और अर्जेंटीना के नेता रहे हैं और जिसमें से 57 और 56% का अप्रूवल रेटिंग मिली है। अन्य वैश्विक नेताओं की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को 24% और फ्रांस के राष्ट्रपति को 17% अप्रूवल रेटिंग मिली है, जिसमें वो सूची में काफी पीछे रहे हैं। तो वहीं ईरान से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी दे दे कि ईरान ने भारत के लिए खोल दिया है होर्मुज। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि ईरान ने भारत के लिए होर्मुज खोल दिया है और ईरान ने भारत को होर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। मित्र देशों के जहाज गुजर सकेंगे, ईरान का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ऐसे में ईरान ने भारत के लिए खोला होर्मुज और ईरान ने भारत को होर्मुज से गुजरने की इजाजत दी है और मित्र देशों का जहाज गुजर सकेगा। ईरान का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग का आज 27वां दिन है और ईरान ने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान समेत मित्र देशों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। ईरान पहले भी कह चुका है कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद नहीं है और ये रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ है। बाकी देशों को कुछ शर्तों के साथ गुजरने की अनुमति दी जा रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जहाज अब इस अहम समुद्री मार्ग से सुरक्षित आवाजाही कर सकेंगे और ये फैसला खासतौर पर भारत की एलपीजी, डीजल और पेट्रोल सप्लाई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत सहित मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी गई है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भारत जो है अब होर्मुज के रास्ते से गुजर जाएगा। ईरान ने इसकी इजाजत दे दी है और साथ ही बयान में कहा गया है कि जो मित्र देश हैं वो होर्मुज के रास्ते गुजर सकते हैं। ईरान ने भारत को इसको लेकर इजाजत दे दी है और मित्र देशों के जहाज जो है वो इससे गुजर सकेंगे। ईरान ने भारत के लिए होर्मुज खोल दिया है और ऐसे में भारत के लिए भी ये बेहद ही राहत भरी खबर है, क्योंकि गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें और डीजल की बात करें, लगातार इसको लेकर चिंता बनी हुई थी और लगातार बैठकों का दौर जारी था और ऐसे में ईरान ने भारत के साथ दोस्ती दिखाते हुए होर्मुज का रास्ता खोल दिया है, जिसके बाद से भारत ने भी अब राहत की सांस ली है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के संबंध एक बार फिर से काफी चर्चाओं में हैं। दोनों देशों के बीच हालिया घटनाओं के बाद से स्थिति और भी ज्यादा संवेदनशील हो गई है और इसी बीच ईरान ने स्पष्ट किया है कि वो अमेरिका के साथ सीधे किसी बातचीत में शामिल नहीं है, बल्कि सिर्फ मध्यस्थता के जरिए दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। और ये बयान ऐसे समय पर आया है जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और कूटनीति स्थिति जो है वो अनिश्चित बनी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरगाची ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका को ओर से लगातार अलग अलग माध्यमों से संदेश भेजे गए हैं और इन संदेशों का जवाब ईरान अपने मित्र देशों के जरिए दे रहा है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि इस बातचीत या फिर नेगोशिएशन नहीं कहा जा सकता है, आदान प्रदान भी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान अपने सिद्धांतों पर कायम है और किसी दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि कुछ
संदेशों में अमेरिका को ईरान के बुनियादी ढांचों और हमलों न करने की चेतावनी भी दी गई है। इसके बाद से अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमलों को अपनी चेतावनी को वापस लिया है और यह घटनाक्रम क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि बड़ी जानकारी, ईरान के विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ऐसे में यूएस से बातचीत नहीं करेगा। बड़ी जानकारी और युद्ध का जो है स्थायी अंत, सैयद अंसारी का ये बयान है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बड़ा बयान दिया जा रहा है और इसके बाद से कहा जा रहा है कि युद्ध लगातार जारी रहेगा, यूएस से कोई भी बातचीत नहीं हुई है। वहीं अमेरिका पर ईरान का बड़ा पलटवार देखने को मिला है। F-18 विमान जो है वो मार गिराने का दावा किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका के F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है। ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि F-18 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। बड़ी जानकारी, अमेरिका पर ईरान का बड़ा पलटवार देखने को मिला है और ऐसे में F-18 विमान जो है उसको मार गिराने का दावा किया गया है, जिसके बाद से अमेरिका के F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया, ये दावा किया गया है। और ईरानी मीडिया के मुताबिक ये कार्रवाई उसके एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए की गई है और इसे हालिया सैन्य तनाव के बीच बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। हालांकि इस दावों को अभी तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली है। इससे पहले भी IRGC ने अमेरिका के F-15 जैसे लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा किया था, जिसे अमेरिका सेंट्रल कमांडर ने बेबुनियाद बताया और अब तक इस घटना को लेकर अमेरिका या फिर उसके पश्चिमी एशियाई सहयोगियों की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। और इसी बीच 2026 में जारी अमेरिका ईरान तनाव के दौरान अमेरिकी सैन्य नुकसानों को लेकर भी नई जानकारी सामने आ रही है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार अब तक अमेरिका करीब 18 सैन्य विमानों का नुकसान झेल चुका है और ऐसे में F-35 लड़ाकू विमान को भी नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी और सबसे अधिक नुकसान ड्रोन सेक्टरों में हुआ है। अमेरिका के 12 MQ-9 रिपर ड्रोन भी मार गिराए गए। ऐसे में एक अत्याधुनिक ड्रोन जो है इसका इस्तेमाल लंबे समय से इसकी निगरानी और सटीक हमलों के लिए किया जाता है और इसमें हायर फेयर मिसाइलें लगी होती है और ये करीब 27 घंटे तक हवा में रह सकता है। वहीं मिडिल ईस्ट में पिछले एक महीने से जारी युद्ध का असर अब दक्षिण एशिया के देशों में भी दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण नेपाल में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। नेपाल ऑयल निगम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 15 नेपाली रुपए की बढ़ोतरी की है। नई दर आधी रात से लागू कर दी गई है और नई कीमतों के अनुसार पहले श्रेणी के क्षेत्र में पेट्रोल की कीमतें जो है 184.50 रुपए प्रति लीटर है और दूसरी श्रेणी में 146 रुपए और तीसरी श्रेणी में 187 रुपए प्रति लीटर। ऐसे में वहीं डीजल और मिट्टी तेल की कीमतों में भी श्रेणी में बढ़ोतरी की गई है। नेपाल ऑयल निगम ने बताया कि मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। निगम ने यह भी कहा है कि उन पिछले 15 दिनों में निगम लगभग 5 अरब नेपाली रुपए का नुकसान भी हुआ है, जिस कारण कीमतों में बढ़ोतरी करना बेहद ही जरूरी हो गया था। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की कमांडर इंटेलिजेंस कश्मीर विंग ने आतंकी हिंसा से जुड़े एक मामले को बड़ी कार्रवाई की है। CEK ने प्रदेश में 10 जगहों पर छापेमारी की है। बता दें कि जिला गदरबल में 6 जगहों पर, जिला शोपिया में 3 जगहों पर और श्रीनगर में 1 जगह पर ये छापेमारी की गई है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की जा रही इस कार्रवाई का उद्देश्य शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। विस्तृत जानकारी का इंतजाम है और ये छापेमारी लश्कर-ए-तैयबा द्वारा की गई है। इसके साथ ही जिले के कंगन का रहने वाले पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद से बड़ी कार्रवाई की गई है, जगह जगह छापेमारी की गई, जिसके बाद से कश्मीर पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं कांग्रेस की सीनियर चेयरपर्सन सोनिया गांधी पिछले 2 दिनों से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। सोनिया गांधी की पेट और यूरिन इन्फेक्शन के चलते मंगलवार रात को भर्ती कराया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मां देखभाल के लिए वो अस्पताल में ही रहे। उन्होंने कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट में कहा है कि वो हॉस्पिटल में अपनी मां के कमरे में एक छोटे से सोफे पर सो रहे थे और वो भी हर बेटे की तरह अपनी मां की सेहत को लेकर बेहद ही परेशान थे। हालांकि केरल के नर्स ने उनकी मां को बहुत ही ख्याल भी रखा है, जिससे उन्हें राहत मिली है। दरअसल राहुल गांधी सोनिया गांधी की खराब तबीयत के चलते बुधवार को संसद भवन में
हुई सर्वदलीय बैठक में भी शामिल नहीं हुए। वहीं केरल में उनका दौरा भी रद्द कर दिया गया और उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे गए। राहुल गांधी ने सभा को वर्चुअली संबोधित किया। Yesterday night, I was sleeping in my mother's room, in the hospital room, on a little sofa. And like any son, I was extremely worried about my mother's health. And the whole night, I was only comforted by one thing. I was comforted by a nurse from Kerala who came in every hour to check on my mother. Every single hour she would come, she would check my mother, she would smile, she would hold my mother's hand. And I was thinking to myself, how many sons, daughters, brothers, sisters have nurses from Kerala comforted in their difficult moments? Early morning, I asked her, do you sleep at night or do you work the whole night? And she said, no, I do not sleep at night. I work all night. And so, while the whole world sleeps, women from Kerala, not only in Kerala, but in Delhi, in the rest of the country, in the rest of the world, are comforting people, holding people's hands and making them comfortable. For me, this is the spirit. वहीं पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में 13 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जिसके साथ ही राज्य में कुल हटाए गए वोटरों की संख्या करीब 76 लाख हो गई है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक अंडर एजुकेशन में रखे गए करीब 60 लाख वोटरों में से 32 लाख नामों को चेंज किया गया है और जांच भी चल रही है, जिसके बाद से करीब 40% वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। वहीं अभी भी करीब 28 लाख मामले जो है वो पेंडिंग है, जिस पर फैसला होना बाकी है और इस मामले की सुनवाई राज्य में तैनात 705 न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं। एसआईआर के दौरान बता दें कि 58 लाख नाम हटाए गए हैं, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो 7.66 करोड़ से घटकर 7.08 करोड़ हो गई है और इसके बाद से 28 फरवरी को जारी वोटर लिस्ट में ये संख्या घटकर 7 लाख के आसपास पहुंच गई है और इस लिस्ट में 60 लाख से ज्यादा नाम जो है वो अंडर एजुकेशन रखे गए हैं और अंडर एजुकेशन में उन वोटरों को रखा गया है जिसके दस्तावेज या फिर पत्र संदेह में थे। चुनाव आयोग ने अंडर एजुकेशन वोटरों को पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी की है, जिसमें करीब 10 लाख नाम वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। हालांकि इस लिस्ट में कितने नाम हटाए गए हैं और कितने मामलों को निपटारा हुआ है, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश से एक भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लकड़ी की खदानों के नजदीक एक ट्रक ने एक निजी ट्रैवल बस को जोरदार टक्कर मार दी है और अचानक लगी आग में बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई है और इस घटना में 14 लोग जिंदा जल गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू कर दिया। दुर्घटना के समय बस में कितने लोग सवार थे, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ है। बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद से वो डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। बस में अचानक आग लग गई और जिससे उसमें सवार लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिल सका और इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक कई लोगों की हालत जो है वो बेहद ही गंभीर है, जिसको लेकर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज जारी है। वहीं बांग्लादेश में एक बड़ा हादसा हो गया है। एक बस जो है वो गहरी नदी में गिरने से 23 यात्रियों की मौत हो गई है। ये बस करीब 40 लोगों को लेकर जा रही थी, जिसमें से कई बच्चे भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक बस सवार लोग ईद की छुट्टियां मनाकर ढाका वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और कई लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। मरने वालों के आंकड़े बढ़ सकते हैं। हादसे के बाद से क्रेन की मदद से बस को नदी से बाहर निकाला गया है। हालांकि बहुत ही मुश्किल था, लेकिन खराब मौसम के बीच रेस्क्यू आसान नहीं था। बस को नदी से बाहर निकालने में करीब 6 घंटे लगे। जानकारी के मुताबिक एक फेरी पर चढ़ने को कोशिश
कोशिश करते समय एक बस जो है वो संतुलन खो बैठी, जिसके बाद से वो नदी में पलट गई। हादसे के बाद से मौके पर चीख पुकार मच गई। सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। वहीं पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की तीव्रता जो है वो 4.3 मापी गई है और इसका केंद्र जो है बलूचिस्तान के पास का बताया जा रहा है। भूकंप के झटके आसपास के इलाकों में भी महसूस किए गए, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में दहशत फैल गई। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान एक भूकंप संभावित क्षेत्रों में स्थित है, क्योंकि ये भारतीय, यूरेशियन और अरब प्लाटों के सीमा के पास आता है, जिस कारण इस क्षेत्र में अक्सर भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की जाती रहती हैं। भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में ये भूकंप आया है और इसके बाद से जो तीव्रता नापी गई है वो 4.3 नापी गई है। हालांकि किसी भी तरह की जान माल के नुकसान की सूचना निकलकर सामने नहीं आई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ऐसे में 4.6 तीव्रता नापी गई है। किसी भी तरह की जान माल की सूचना जो है वो निकलकर सामने नहीं आई है। वही प्रशासन जो है वो पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी से एक आपातकालीन सूचना पर कार्रवाई कर रहे नाइजीरियन सुरक्षा बलों पर सशस्त्र आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया और इस घटना में 10 सुरक्षाकर्मी समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि प्रांतीय सरकार ने प्रवक्ता के अनुसार आतंकवादियों ने देर रात शांगा परिसर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के तब निशाना बनाया है जब वो संभावित हमलों की चेतावनी पर कार्रवाई करने के लिए तैनात किए गए थे। उन्होंने बताया कि मरने वालों में 9 सैनिक और 1 पुलिसकर्मी और स्थानीय निवासी शामिल है। आतंकियों ने अचानक हमला कर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जिससे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमले के दौरान आतंकवादियों ने कई वाहनों में भी आग लगा दी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल खबरें लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।